जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग केमिस्ट्री शुरू किए थे एनसीईआरटी का, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, यानी चैप्टर 1 को 2 पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हमें देखना था, देखिए आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग देखने वाले हैं। कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधन के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई भी आप जो तत्व लेते हैं, उनके एटम जो होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके टूटने से जो बंधन बनता है उससे जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसके से संबंधित चैप्टर नंबर 3 और 4 में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ देखेंगे। बाकी यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट। देखिए बहुत तरह की अभिक्रियाएं होती है जिसमें संयोजन अभिक्रिया होता है। इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में एक एक करके जैसे जैसे इसमें बुक में जैसे दिया गया है सिलेबस के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए यहाँ पे आइए हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन से हम लोग, संयोजन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन, यानी दो चीजों को कंबाइन करके एक चीज बना देना ही संयोजन कहलाता है। यानी दो चीज मिल करके एक चीज बना दे, या दो से अधिक कोई भी चीज मिल करके एक चीज बना दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है संयोजन अभिक्रिया का, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। यह सॉलिड होता है इसलिए यहाँ पे S लगाया है। और जब इस चूने को हम लोग जल के अंदर, वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये दोनों चीज कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका जल, वाटर रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और एक तीसरा चीज बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोलते हैं, या बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और उसी समय ऊष्मा भी बहुत सारा निकलती है। आप लोग देखे होंगे जहाँ पे घर का पेंट होता है ना, व्हाइट चूने से, सफेद चूना जहाँ पे घरों पे हम लोग मारते हैं, तो उसमें पानी के अंदर यही वाला जो मार्केट से खरीद कर लाते हैं व्हाइट वाला, यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये दोनों रिएक्शंस करके कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल, वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, उस समय जब पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा निकलती है, यानी हीट बहुत सारा निकलता है। इसीलिए यहाँ पे इस एक बात और ध्यान रख लीजिए, जहाँ पे जिस रिएक्शन होने के बाद लास्ट में हीट निकले, ऊर्जा निकले यानी ऊष्मा निकले, उस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी रिएक्शन भी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। आपका इधर वाले जो पार्ट है LHS बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को RHS यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो ऐसे जो है रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग प्रकार में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया देख लिए, और कैसे होता है ये भी देख लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो वही किया है। यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस क्रियाकलाप में, कि एक बीकर लिया गया है, जो बर्तन है इसको बीकर बोलते हैं, इसमें वाटर था, जल था, और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाले थे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बन करके निकला था। यानी इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, एग्जाम में पूछेगा तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा जो एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोला वैसे भी लिख सकते हैं। बात समझने वाली है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बना लेते हैं, तो उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे बोलिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना लेते हैं, क्या एक दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद बना लेते हैं, एक ही बात हुआ। जैसे इधर वाले पार्ट को हम लोग अभिकारक कहते हैं जो रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेने के बाद जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। इसलिए आप दोनों तरह से परिभाषा दे सकते हैं और एक एग्जाम्पल और परिभाषा याद रखना है। यहाँ देखिए ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवारों में चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी वही है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था ऊपर, जब हम लोग दिखा दे रहे हैं, जब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाले तो क्या बना था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब इसी चीज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवालों के ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं, तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करता है, रिएक्शंस करता है और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर रिलीज कर देता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट पतले चादर के रूप में दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और बाद में चमकते रहता है। इसी को संगमरमर भी बोलते हैं, CaCO3 को। तो ये बात है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ उदाहरण भी और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोयला दहन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिकारक बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। यानी इधर वाले पार्ट को रिएक्टेंट और इधर वाले पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इधर वाले को LHS बोलते हैं, इधर वाले को RHS बोलते हैं। इधर वाला जो रिएक्शंस करके ये दो चीजें रिएक्शन करके एक नई चीज जो बनाई है, तो इसीलिए हम लोग इसको उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं या RHS बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके CO2 बना लिया, तो ये भी आपका देखिए दो चीज मिल करके एक चीज बनाया है, तो यानी यह भी एग्जाम्पल है किसका, संयोजन अभिक्रिया का। यहाँ देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाटर और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेते हैं, वाटर। ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस होता है इसलिए G लिखा है, ऑक्सीजन भी गैस होता है इसलिए G लिखा है। वाटर यहाँ पे लिक्विड होता है, द्रव होता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड के लिए L लिखा गया है। तो ये भी रिएक्शन से याद करिएगा। संयोजन अभिक्रिया के 3 एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, ऊपर एक और दो करके, ठीक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, किसको बोल रहा है, पदार्थ मीन्स मैटर बोलते हैं। आप जो भी आप अपने आंखों से देख सकते हैं, दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पदार्थ बोलते हैं या तत्व भी बोलते हैं। बाकी हम लोग पदार्थ का ही एक क्लासिफिकेशन तत्व होता है, आगे हम लोग आप लोग 9th क्लास में देखे होंगे। इसको याद रखिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखिए एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो पदार्थ हो गया, और रासायनिक अभिक्रिया किया, दोनों पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना लिया, क्या, वाटर। इसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कि एक क्रियाकलाप में देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर आपको यहाँ पे बताया। देखिए एक रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, ए वाला रिएक्शन देख रहे थे, तो इसमें लिखा है ऊष्मा। यानी यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्शन किए और ये बनाए, तो यहाँ पे बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, यानी हीट निकलता है। तो इसी को हम लोग ऐसे रिएक्शंस को जहाँ पे ऐसा होगा उसको ऊष्माक्षेपी रिएक्शन भी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी, जहाँ से
हीट निकलता हो, ऊर्जा निकलता हो। एक और एग्जांपल दिया है, जब देखिए इसको मेथेन बोलते हैं। जब मेथेन एक गैस है तो जी लिखा है, और ऑक्सीजन गैस है तो जी लिखा है। जब मेथेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आपका वाटर बनाता है, और वहां से बहुत सारा ऊर्जा निकलती है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये भी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और जो ऊपर मैंने बताया तो वो भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी मतलब जहां भी रिएक्शन हो वहां से रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद के साथ साथ वहां से ऊर्जा निकलती है, यानी तापमान निकलता हो। यानी जैसे आप चूना को पानी में जब डालेंगे ना, घर पे देख सकते हैं, जब चूना को पानी में डालेंगे तो वहां से चूना जब पानी में डालने के बाद वहां से बहुत सारा भाप निकलता है, आग की तरह, मतलब गर्म चीज निकलती है ऊर्जा के रूप में। उसी को बोल रहा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जो हम लोग श्वसन करते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह अभिक्रिया विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में किए होंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग को कुछ भी खाते हैं ना, खाना खाते हैं, जैसे आलू खा गए, चावल खा गए, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या करते हैं आपका, जब हम लोग ये सब सारी चीजें खाते हैं ना, कोई भी चीज खाते हैं उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अंदर हम लोग सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जाता है, तो ग्लूकोज और जो हम लोग खाना खाए होते हैं ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और ऊर्जा बनाता है। इस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग कोई भी काम करते हैं। तो ये भी आपका एक ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है। इसीलिए बोल रहा है हम लोग श्वसन करते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं वियोजन अपघटन, यानी कि डिकम्पोजिशन, टूटना। वियोजन मतलब टूटना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आइए, वियोजन का मतलब समझिए। वियोजन मतलब क्या होता है, टूट जाना। एक चीज है और दो तीन चीजों में टूट गया, उसी को बोलते हैं हम लोग वियोजन अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाया है। फिलहाल हम लोग देखिए यहाँ पे रिएक्शन से समझा देते हैं आपको। सबसे पहले ये जानिए, एक पदार्थ टूट करके कई पदार्थों में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक सिंपल बात समझिए, कंसेप्ट समझिए। एक पदार्थ टूट करके, एक मान लीजिए फेरस सल्फेट है, टूट करके कई चीजों में, कई पदार्थों में बदल गया है, इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया करते हैं। देखिए, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? सल्फर के दहन से उत्पन्न एक अभिलक्षणिक गंध की सूंघ सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो आपका एक किया हुआ है, तो एक क्रियाकलाप के बारे में बोल रहा है कि पढ़ लेते हैं। आइए, नहीं तो बोलेंगे छोड़ दिए। एक सूक्ष्म नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली के बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला गर्म कीजिए, और गर्म करने के पश्चात देखिए क्या होता है। तो ये सब बातें हैं। देखिए, आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहले इस रिएक्शन को ही समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, फेरस सल्फेट है, ये जो FeSO4 है, सॉलिड होता है फेरस सल्फेट, यानी लोहा और सल्फेट मिल करके बनाया है फेरस सल्फेट। जब इस पे हीट प्रोवाइड करेंगे ना, फेरस सल्फेट के ऊपर क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, फेरस सल्फेट में एनर्जी देंगे, यानी हीट देंगे, फेरस सल्फेट में हीट देंगे, तो यह टूटेगा। किसमें टूटेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। ये तीनों दोनों जो है गैस है, और ये आपका क्या है, ठोस है, तो इसलिए एस लिखा है। ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, अभिकारक बोल सकते हैं या रिएक्टेंट बोल सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है इधर वाला। ये इतना समझ गए। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यानी ये जो अभी इस अभिक्रिया में अभिकर्मक है या अभिकारक है, टूट करके छोटे छोटे पदार्थ में विघटन होता है। यह वियोजन अभिक्रिया है, इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके अंतर उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। यहाँ पे वही बात लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड ठोस है और ये दोनों गैसें हैं। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। नीचे दिया हो गया होगा एग्जाम्पल। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ये लिखा है ना 7H2O, 7H2O के मतलब समझा देते हैं। यहाँ पे मतलब जल का कुछ मात्रा है, वाटर का भी कुछ मात्रा है इसके अंदर, इसीलिए दिया गया है, ठीक है, क्रिस्टल के रूप में। तो वियोजन अभिक्रिया आप आशा करते हैं कि लिख लेंगे, इसमें डेफिनेशन आगे होगा तो बता देंगे, नहीं तो सुन लीजिए। जब एक पदार्थ या एक अभिकर्मक या एक पदार्थ, ऐसे आप लिखिए, सीधी सी बात है, जब एक पदार्थ को हीट देने पर, एक पदार्थ को किसी एक पदार्थ को एनर्जी ऊर्जा देने पर वह कई पदार्थों में टूट जाए तो उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जैसे वो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग ऊर्जा देते हैं यानी उष्मा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में उष्मा देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। लेड नाइट्रेट एक सॉलिड है, जब इसमें हीट देते हैं, लेड नाइट्रेट के ऊपर जब हीट देते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया किसका, वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एक कुछ क्रियाकलाप दिया है, आइए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग हो जाता है। क्या है, देखिए सिल्वर क्लोराइड है ना, AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है। जब सूर्य के प्रकाश में रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को तो यह आपका टूट जाएगा, यानी इसका विघटन हो जाएगा, यानी यह वियोजित हो जाएगा किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल याद रखिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो भी आपका सिल्वर और ब्रोमाइड में आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। इसका जो ऊपर वाला दोनों अभिक्रिया, इसका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो ऊपर अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रियाएं हुई हैं उसमें उष्मा लग रही थी, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया है। सबसे पहले हम लोग ऊपर देखे थे, जहाँ जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रहा था उष्मा क्षेपी था। इस अभिक्रिया में उष्मा, यह अभिक्रिया होने के लिए उष्मा इसमें दी जा रही है, तभी यह टूट रहा है, इसीलिए यह उष्मा सारा अभिक्रिया जो हम लोग देखें यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जल विद्युत अपघटन की एक बात बोल रहा है, तो वाटर को तोड़ने की बात बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है इस अभिक्रिया को, क्रियाकलाप को थोड़ा सा आप लोग जाकर पढ़िएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें वाटर रख के जो है ग्रेफाइट लगा कर इसको गर्म कर किया गया है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। ये क्रियाकलाप करने के लिए बोल रहा है। ये प्रश्न है हम लास्ट में करवा देंगे, आपको चैप्टर के लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आइए विस्थापन अभिक्रिया एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। विस्थापन कहने का मतलब क्या है कि विस्थापन कहने का मतलब क्या है, मतलब विस्थापित होना। दो चीजें हैं, उसमें से कोई कुछ जो है विस्थापित हो गई, अलग हो गई। मैं रिएक्शन के द्वारा आपको समझा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक कील लिया गया है, ठीक है, एक कील लिया गया है। यहाँ पे दो प्रश्नली लिया गया है, एक प्रश्नली में बी और ए लिया गया है। इसमें आपका कॉपर सल्फेट डाला गया है और इसमें जो है कुछ नहीं डाला गया है, और कील को बारी बारी रख करके
आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। देखिए लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। तो वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला होता है। जब इसमें आपका इस कील को डाले तो एक कील जो है आपका भूरा रंग का हो गया और आपका ये जो है कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो थोड़ा सा धुंधला हो गया। क्यों ऐसा हुआ, वही बात यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, विस्थापन। देखिए यहाँ पे जब आपका आयरन को लोहा कील क्या है, आयरन ही तो था, तो लोहा को जो हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले, कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग हमेशा ब्लू होता है, नीला होता है, याद रखिएगा। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को हम लोग डाले तो ये दोनों रिएक्शंस करके क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया और यहाँ से कॉपर बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे रिएक्शंस ऐसा क्यों होता है, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभिक्रिया का एक सीरीज होता है रिएक्शंस का। इसमें क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा, जो एलिमेंट यहाँ जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा वो क्या करेगा, दूसरे को यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पे लग जाएगा। यानी इसमें कॉपर से ज्यादा सक्रिय कौन है, आयरन है। इसीलिए यहाँ से SO4 से Cu को यह विस्थापित कर दिया है, कॉपर को हटा दिया और खुद जो है यहाँ पे आ गया है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है। किससे, कॉपर से। एक सीरीज आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके। तो बढ़ते क्रम में हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे मेटल वाले में। फिलहाल इतना जानिए कि जो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा सक्रिय होगा, कम सक्रिय वाले को हटा देगा। यानी आयरन यहाँ ज्यादा सक्रिय है, कॉपर और आयरन में आयरन ज्यादा सक्रिय है, इसलिए कॉपर को यहाँ से हटा दिया है, खुद यहाँ पे आ गया है और कॉपर जो है बाहर निकल गया है। ठीक है, इसलिए बना लिया यहाँ पे फेरस सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे विस्थापित हो गया कि नहीं, यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो जा रहा है और आयरन यहाँ पे जगह ले रहा है, इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। और ब्लू और नीले की जो बात है ना, ये कॉपर जो है ना, यहाँ पे कॉपर 2+ के रूप में है, यहाँ पे 2 आयन है कॉपर के लिए, इसीलिए ये कॉपर का आयन की वजह से ही वो कलर जो है ब्लू होता है। यहाँ से जो आपका रिएक्शन किया आयरन के साथ, तो यहाँ से कॉपर 2+ जो है ना, कॉपर 2+ का जो यहाँ पे इसका 2+ है, यानी वो हट गया है, इसलिए केवल कॉपर है यहाँ पे, इसलिए वो कलर हट जाता है। ठीक है, आगे क्लासेस में हम देखेंगे। मेटल चैप्टर में सारा कुछ क्लियर होगा आपका। ठीक है, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे, किसी भी अभिक्रिया में ज्यादा सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा देता है, यानी विस्थापित हो जाता है। किसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। और एग्जाम्पल देंगे, देखिए यहाँ पे जिंक और फिर कॉपर सल्फेट है, ये दोनों रिएक्शंस करेंगे। तो जिंक ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है, किससे, कॉपर से। तो ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, खुद आ जाएगा तो और जिंक सल्फेट बना लेगा और यहाँ पे कॉपर बाहर आ जाएगा। जिंक सल्फेट यहाँ पे एक एक्वस लिखा है, एक क्यू लिखा है, यानी एक्वस मीडियम है, यानी यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ साथ थोड़ा सा मात्रा में वाटर भी है, जल भी है। एक और देखिए यहाँ पे आपका Pb और CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये भी रिएक्शंस करेंगे। कहीं से कॉपर से ज्यादा Pb जो है लेड ज्यादा सक्रिय है, तो यहाँ से इसको भी रिमूव कर देगा, ऐसे रिएक्शंस बना लेगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन हो गया। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक, लेड, आयरन, ये सब कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से इसलिए विस्थापित कर देते हैं। तो इसका डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब किसी भी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, वो विस्थापन था या द्विविस्थापन, उसमें एक तत्व विस्थापित होता था, इसमें दो तत्व विस्थापित होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे अब देखेंगे श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो केवल अविलय है, इस अविलय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं, अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, ये इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 और इसको बोलते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ये दोनों रिएक्शंस करेंगे तो देखिए दो चीजें इसमें से विस्थापित होगी। कैसे, देखिए यहाँ पे बना है बेरियम सल्फेट और नमक सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए आपका सोडियम जो है यहाँ पे Na2SO4 है और यहाँ पे क्या बना है BaSO4 बना है। तो यहाँ पे आपका ये आपका बेरियम जो है, ये बेरियम जो है SO4 से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना लिया है और Na और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या बना लिया है आपके NaCl बना लिया है। तो दो जगह विस्थापन हो रहा है। ये सोडियम जो है इसको बेरियम को विस्थापित कर रहा है और बेरियम जो है सोडियम को विस्थापित करके, ऐसे रिएक्शंस याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दो, वहाँ पे एक चीजों का विस्थापन हो रहा था, यहाँ पे दो चीजों का विस्थापित हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो बेरियम सल्फेट है, ये जो बेरियम सल्फेट आपको दिख रहा है, ये आपका क्या बोल रहा है, अवक्षेप बोलता है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इंग्लिश में। यह जो एक ठोस के रूप में यहाँ पे जो है ठोस के रूप में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बेरियम सल्फेट, ये जब रिएक्शंस होगा तो नमक और इसका, तो ये आपको ठोस के रूप में नीचे बैठा रहेगा, इसी को इसलिए अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप ऐसा क्यों होता है कि Ba2 प्लस और SO42 माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं आप। ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस अभिक्रिया के अंतर्गत दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित करते हो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एक एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग उपचयन और एवं अपचयन। इंग्लिश से बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है आइए देखते हैं। देखिए उपचयन अपचयन देख लेते हैं, इंग्लिश में समझ लीजिए आप। इंग्लिश में आसान है इसको पढ़ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए जब क्रिया में जब कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा किसी अभिक्रिया में और या वहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसमें रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। ठीक है ना, हिंदी में इसको उपचयन बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं। उपचयन मतलब आपका क्या हो जाएगा, उपचयन किसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ आप सब कुछ लिखा है, पढ़ के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शंस दिया है Cu+O2 और यहाँ पे देखिए दोनों मिल करके क्या ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, यदि इस गर्म पदार्थ को के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। मतलब ये कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाया है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराएंगे और हीट देंगे तो आपका कॉपर और वाटर में भी बदल जाता है, यानी ये आपका रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है ना यहाँ से कॉपर से, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन की जहाँ वृद्धि होगी यहाँ उपचयन कहेंगे। देखिए हाइड्रोजन और ये उपचयन हो रहा है यहाँ पे, और इसका हो रहा है अपचयन। ऐसे मतलब कुल मिलाकर के उपचयन हम लोग ऑक्सीडेशन को बोल रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। जहाँ आप उपचयन का मतलब एक बार और समझिए, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है उसको उपचयन बोलते हैं, और जहाँ से आप दो चीजें होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता हो या वहाँ से हाइड्रोजन हटता हो तो उसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता हो
और ऑक्सीजन हटता उसको अपचयन बोलेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अभिक्रिया में ए ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यह अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोनों हो रहा हो, जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शंस में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कॉपर और हाइड्रोजन बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया तो यह अपचयन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन हट जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये उपचयन हो जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा। और जहाँ पे दोनों चीजें एक साथ हो रही हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड और कॉपर रिएक्शंस करके क्या बनाता है, जिंक और कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे जिंक से ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया यानी रिडक्शन हो गया। और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया तो उपचयन हो गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसा ही आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कार्बन उपचयित होकर के CO तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर के जिंक बनाते हैं। एक और अभिक्रिया यहाँ पे आपको दिया है तो देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा है इसके बारे में। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करके मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन बनाते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा है, 1.32 में HCl जो है HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ठीक है, उपचयित हो गया है यानी MnO2 से ऑक्सीजन हट गया है। ठीक है, तो ये आपका उपचयित हो गया है यानी इसका और जिसमें जुड़ गया उसको उपचयन बोलेंगे, जिससे हट गया उसको अपचयन बोलेंगे। आप देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, मेरे को इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होता। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन। ठीक है, आप लोग हिंदी में देख लीजिएगा, ऊपर मैंने बताया है, यहाँ पे लिखा भी है। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जैसे मैंने बताया था। जब किसी पदार्थ में उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। जब किसी पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन ह्रास हो या हाइड्रोजन वृद्धि, यानी अपचयन जब होगा जब उसमें से हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तो उसमें अपचयन बोलेंगे। एक बार और क्लियर कर लीजिए, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए संरक्षण। आपने अवश्य से देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर आपका ललिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। कि आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली पतले परत के रंग का पर ध्यान दिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तब ये संरक्षित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का संरक्षण हो जाता है। तो देखिए ये आपका जंग के बारे में बोल रहे हैं, यानी जब लोहा को आप बाहर रखेंगे तो हवा और पानी के साथ जो है अभिक्रिया करके वो अभिक्रिया कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जंग लग गया और उसका कलर भूरा रंग का हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं, ये हो गया चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है बाहर रखने पर, और तांबे के ऊपर आपका फेंकाने पर हरी परत जो है चढ़ जाती है, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। संरक्षण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे
कि रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत सी क्षति होती है। लोहे का संरक्षण एक गंभीर समस्या है। यह क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी हमें मिलेगी। विकृति मतलब बोल रहे हैं कि लोहे से जो जंग लगता है इससे काफी हमें नुकसान होता है। विकृति गंधिता, ठीक है। वायु, सख्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसे होता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृति गंध हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए उपचयन रोकने वाले पदार्थ हानिकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त होकर, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि जब विकृति गंधिता मतलब होता है किसी भी चीज का खराब हो जाना। जैसे कि आप खाने वाला पदार्थ है, तेलीय पदार्थ है, उसको ज्यादा दिन रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके खराब हो जाता है। वैसे जब चिप्स का पॉकेट है ना, चिप्स का पॉकेट में से ऑक्सीजन निकाल के उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है कम अभिक्रियाशील होता है और वह जो चिप्स के साथ रिएक्शन अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए नाइट्रोजन भरा जाता है, जिससे वो खराब नहीं होता है। और वो ऑक्सीजन के संपर्क में चला जाएगा वो चिप्स, तो रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, अभिक्रिया कर लेगा और वो महकने लगेगा, स्मेल आने लगेगा, उसमें बदबूदार महक आने लगेगा। उसको बोलते हैं मतलब विकृति मतलब खराब हो जाएगा उस। नाइट्रोजन जो है आप एक नोबेल गैस की तरह काम करता है, वो अभिक्रिया नहीं करता है किसी चीज से, इसीलिए वहां पे उसको डाला जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। हम लोग बाकी की चीजें हम लोग जो क्वेश्चन आंसर है आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग बोलेंगे तो करवा भी दिया जाएगा। तो यह फर्स्ट वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का, जैसा रिस्पांस आएगा आप लोगों का वैसा कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आप सबका धन्यवाद।